हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतना सारा प्यार दिया। सब्सक्राइबर्स भी 1K के आसपास में हो गए हैं, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो मैंने जैसा प्रॉमिस किया था कि मैं आपको सारे के सारे वो करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? वन शॉट रिवीजन करवाऊंगा सारे चैप्टर्स का। तो उसी सीक्वेंस में हम लोग अपना नया चैप्टर करने वाले हैं, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ये चैप्टर ना बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। कंफ्यूजिंग किस वे में? कंफ्यूजिंग इस वे में कि एनसीईआरटी को जब खोलते हैं ना तो इसमें समझ में ही नहीं आता कि पढ़ें क्या। एनसीईआरटी में से टेबल बनाई हुई है, कुछ बहुत अच्छा लिखा नहीं हुआ है, पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता है कि क्या पढ़ें। तो मतलब ये कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं आपका कंफ्यूजन बड़ा दूर कर देता हूं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिक्स है। सबसे पहला, एक्सप्लेन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। जरूर पूछा जाएगा, या तो 2 नंबर का या 3 नंबर का। एक्सप्लेन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज अभी पढ़ाऊंगा मैं। दूसरा, एक्सप्लेन व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स शोज कैटालिटिक प्रॉपर्टी। और तीसरा, एक्सप्लेन व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म मोस्ट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये 3 क्वेश्चन बताएं, इन 3 में से 2 क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे, मैं लिख के दे रहा हूं। कैटालिटिक प्रॉपर्टी वाले का रीजन बता देता हूं कि उनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है और साथ साथ में वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट रखने की टेंडेंसी रखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं उसका भी यही रीजन है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है, स्मॉल साइज होती है। तो ये रीजन है जो आपको लिखने हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि मैंने बोला है कि पूरा चैप्टर करवाना है तो पूरा चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो वन शॉट करने वाले हैं हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का। फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं। चलिए, तो क्या क्या पढ़ेंगे भाई? डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी एटॉमिक रेडियस, और भैया आयनाइजेशन एनर्जी, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाएंगे, कुछ मैंने बताया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे कि वो कहाँ लाई करते हैं, तो पीरियोडिक टेबल हमारी कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो ये वाले जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक एलिमेंट है, और जो ये नीचे होते हैं ये क्या हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। ये वाले डी ब्लॉक एलिमेंट, ये वाले एफ ब्लॉक एलिमेंट। अगर आप एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में देखोगे तो 2 सीरीज होती हैं, 2 सीरीज होती हैं। ये वाला जो होता है वो 58 से 71, और जो ये होता है वो 90 से 103। मतलब अगर मैं एफ ब्लॉक की बात करूं, एफ ब्लॉक की बात करूं तो अपने लेंथेनॉइड्स होते हैं 58 से 71, ठीक है, जिनको हम लोग 4F सीरीज बुलाते हैं लेंथेनॉइड्स, और एक 90 से 103 5F सीरीज, जिनको हम लोग क्या बुलाते हैं? एक्टेनॉइड्स, जो कि ये वाली सीरीज है। बीच वाले जो एलिमेंट होते हैं वो 3D, मतलब 3D सीरीज होती है, 4D सीरीज, 5D सीरीज, मतलब D सीरीज है बेसिकली। ये हो गया 3D, ये हो गया 4D, ये हो गया 5D, ये हो गया 6D। सही है? अरे सही है। ये हो गया 3D, 4D, 5D और 6D। D सीरीज में, T सीरीज नहीं बोल रहा हूं, डी सीरीज में 10 एलिमेंट होते हैं। तो 10 10 10 10 ऐसे अगर इधर मिलाएंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे? 40 हो जाएंगे यार। और इधर की तरफ 14 इसमें, 14 इसमें। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि डी ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं, तो 40 एलिमेंट होते हैं। एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं? तो 28 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, 28 एलिमेंट होते हैं। चलो, बहुत ही बढ़िया। अब हमसे जो सवाल पूछा जाता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी पूछा जा सकता है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले एक बार आपको बता देता हूं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको एक बार मैं बता देता हूं। आपको अगेन मैं बता रहा हूं कि आपको नोट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। मैं पीडीएफ जो है वो इस लेक्चर के एंड में आपको प्रोवाइड कर दूंगा एज इट इज, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो इस बात पे अपन फोकस कर लेते हैं यार, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। किस पे फोकस कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। और अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाएगा ना, तो 3D का ही पूछा जाएगा। किसका पूछा जाएगा बोलो? 3D का ही पूछा जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे 21 से 30 तक का। किसका? 21 से 30 तक का। किसका बोलो? 21 से 30 तक का। 21 से 30 में ये हो जाएगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ठीक है, सही है। 21 से 30 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, कभी भूलोगे नहीं आप, ठीक है।
चलो शुरू करते हैं, शुरू करें। देखो ध्यान से, पहले इनको याद रखने का तरीका कर लेते हैं। ये है साइंस, ठीक है, क्या है, साइंस। ये है टीचर, साइंस टीचर। ये है भैया विक्रम, साइंस के हमारे टीचर थे जिनका नाम था विक्रम। उन्होंने क्या किया, लोहे को निगल लिया, लोहे को निगल लिया, और फिर भी उसके बाद में जिंदा है वो, तो निगल के, और ये इधर भाई जिंदा है, ठीक है। क्या बोला, साइंस टीचर विक्रम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। साइंस टीचर विक्रम लोहे को, आयरन और कोबाल्ट, लोहे को निगल के, निगल के जिंदा है, जिंक, ठीक है। अगर इनका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर ये है तो मैं आपको आसान तरीका बताता हूं कि कैसे आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। कोई भी एलिमेंट दे दिया तो पहले उसका एटॉमिक नंबर दिमाग में आना चाहिए। जैसे आयरन दे दिया तो 26 दिमाग में आना चाहिए, कोबाल्ट दे दिया तो 27 दिमाग में आना चाहिए। अब सुनना ध्यान से, आप देखो 20 से ज्यादा है, ये सभी तो दिख रहा है 20 से ज्यादा है। मैं ना 24 और 29 को एक बार के लिए अलग से कर देता हूं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है। तो 24 और 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नहीं लिखूंगा, बाकी सबका लिखने का बहुत आसान तरीका है। देखना सुनना ध्यान से भाई, 21 है, क्या बोल रहा हूं, 21 है, 20 से कितना ज्यादा है, 21 है ना, 20 से कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है तो 3d1, 4s2 3d1 हो जाएगा। अब देखो 22 है, 22 है, 20 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 4s2 3d2। मतलब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जितना एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा है। 22 है तो 3d2। अच्छा 23 में क्या हो जाएगा फिर उस हिसाब से, 4s2 तो आएगा ही आएगा, 3d3। देखो मैंने बोला था 24 और 29 को एक बार के लिए छोड़ देते हैं तो 25 पे आता है। 25 है, 20 से कितना ज्यादा है बोलो, अरे भाई 25 है, 20 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 3d5। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, 4s2 3d5। 26 है, 20 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 4s2 3d6, 4s2 3d6। 27 है, 20 से कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो 4s2 3d7। 28 है, बोलो 4s2 3d8। और 30 है, ये तो सीधा सीधा कितना ज्यादा हो गया, 10 ज्यादा हो गया, तो 4s2 3d10। हाँ या ना बोलो यार, क्या बोला, जुगाड़ है, क्या बोल रहा हूं, जुगाड़ है। 20 से जितना ज्यादा अपना एटॉमिक नंबर आएगा डी में उतने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। देखो 25 है 3d5, 27 है 3d7, अब सीधा दिख रहा है क्या, 30 है 3d10, 23 है 3d3। सही है। अब तुमने बोला कि सर उस हिसाब से आपने 24 और 29 का तो नहीं लिखा, अब मैं 24 और 29 का भी लिख के बता देता हूं। भाई 24 का तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए था, या फिर जो मैंने जुगाड़ बताया उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था, 24 का होना चाहिए था 3d4। हाँ या ना बोलो यार, 4s2 3d4 होना चाहिए था, 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन ये 4s2 3d4 नहीं होता है। होता क्या है कि यहां पर 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके ना 3d में चला जाता है, तो ये बन जाता है 4s1 3d5, और ये 4s1 3d5 क्या हो जाएगा, 3d5 क्या हो जाएगा, हाफ फील्ड हो जाएगा। और आपको पता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्या होता है, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। तो भाई कायदे से 24 है, तुमने बोला सर 24 है तो 20 से 4 ज्यादा है तो 3d4 होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, 3d4 होना चाहिए, लेकिन 24 और 29 में एक्सेप्शन होता है, अलग से बता दिया मैंने। तो 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किसमें चला जाएगा, 3d में, तो 4s1 3d5। हाँ ना बोलो यार। तो उस हिसाब से अब 29 का बताइए, 29 है कॉपर, 20 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए था, 4s2 3d9। क्या होना चाहिए था बोलो, 4s2 3d9, 4s2
3d9, लेकिन 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके चला जाएगा d में, तो ये हो जाएगा 4s1 3d10। क्या हो जाएगा बोलो? 4s1 3d10। क्या हो जाएगा बोलो? 4s1 3d10। बस हो गया अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख लिया, उसके बाद तो इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। समझ में आया? तो देखो 21 से 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को आना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इन एटम्स का नाम कैसे याद रखोगे? तो जुगाड़ बता दिया। साइंस टीचर विक्रम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लोहे को, आयरन कोबाल्ट, निगल के, निकेल और कॉपर, और फिर लास्ट में जिंक, जिंदा है। साइंस टीचर विक्रम, लोहे को, निगल के, जिंदा है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। सही है? ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी काम आएगा, तो मैं वहां पर नहीं बताऊंगा भाई, देख लो फिर, है ना, वहां पर मैं नहीं बताऊंगा। देखो अब यहां पर तो 21 है, 20 से एक ज्यादा है 3d1, 22 है 3d2, 23 है 3d3, 25 है 3d5, 26 है 3d6, 27 है 3d7, 28 है 3d8, 30 है 3d10। फिर 24 और 29 में एक्सेप्शन होगा। 24 है, होना क्या चाहिए था 3d4, लेकिन क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में चला जाएगा, तो 3d5, 4s1 3d5। 29 है, 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाएगा, 4s1 3d10। तो अब इस पे अगर मैं कुछ एग्जांपल्स आपको करवाऊं, जैसे आयरन है, क्या है, आयरन है, तो आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो 26 मतलब 4s2 3d6। हाँ या ना बोल यार। अब एक बात समझो, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये n = 1 2 3 4, हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो भैया 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4 में से पहले निकालोगे, 3d में से थोड़ी निकालोगे, जो सबसे बाहर वाली ऑर्बिट होती है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो 4s2 3d6 है। अगर तुम Fe2+ करना चाहते हो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 4s वाले निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4s0 3d6। हाँ या ना बोलो यार, 4s0 3d6 हो जाएगा। सही है, 4s0 3d6 हो जाएगा। मान लो Fe3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो पहले 4s वाले निकाल लिए, अब 3d वाले निकाल लेंगे, तो 3d5 हो जाएगा। सही है क्या? चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, है ना। निकेल है, निकेल 28, तो क्या हो जाएगा, 4s2 3d8। है ना बोल यार, 4s2 3d8। अब निकेल 2+ करेंगे, तो क्या होगा, 4s0 3d8। निकेल 4+ करेंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 और निकाल दो, तो 4s0 3d6। सही है, 4s0 3d6। बहुत आसान है। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे क्रोमियम है। अब क्रोमियम 24 है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, 4s2 3d4 कर देंगे। नहीं, 24 था तो होना तो चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन क्या हो जाएगा, 4s1 3d5। क्रोमियम 3+ देख लो, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक इधर से निकाल दो, 2 इधर से निकाल दो, तो 4s0 3d3। हाँ ना बोलो यार, 4s0 3d3। सही है, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। चलो अब उसके अलावा एक चीज और आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, एंड दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैं ये सारी चीजें आपको पहले ही बता देता हूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी काम आएंगी, फिर से बता रहा हूं, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का भी जुगाड़ बता देता हूं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D1 हो सकता है, D2 हो सकता है, D3 हो सकता है, D4 हो सकता है, D5 हो सकता है। फिर इधर की तरफ लिख देता हूं, तो D6 हो सकता है, D7 हो सकता है, D8, D9 और D10। अब सुनना ध्यान से भाई, D1 है तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब ऐसे बनेगा ना, कुछ 5 डब्बे होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रख दो, तो D1। D2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन रख देंगे, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाएंगे। तो D3 में 3 हो जाएंगे, D4 में 4 हो जाएंगे, D5 में 5 हो जाएंगे। तो तुम बोलोगे D6 में 6 हो जाएंगे, ना भाई बिल्कुल नहीं। D1 से लेके D5 तक करोगे तो कितना होगा बोलो, 1 2 3 4 5, मतलब D में जितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही। लेकिन अगर तुम D6 में देखते हो तो एक बार बना के देख लो, फिर उसके बाद हम विजुअलाइज करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, तो यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 4 होंगे, 6 नहीं होंगे। तो अब जुगाड़ है, जुगाड़ है, फिर से देखो जुगाड़ है भाई। D6 है, 10 में से 6 घटा दो,
4। D7 है, 10 में से 7 घटा दो, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। D8 है, 10 में से 8 घटा दो, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। D9 है, 10 में से 9 घटा दो, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। और D10 है, 10 में से 10 घटा दो, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 0 मिलेंगे। बात समझ में आई? कितने मिलेंगे? 0। तो मतलब अगर मैं D1 से लेके D10 तक जाता हूं तो पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फिर क्या होंगे? कम होंगे। तो क्या आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा? हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स किस में मिलेंगे? D5 में। देखो D1 में 1, D2 में 2, D3 में 3, D4 में 4, D5 में 5, फिर D6 में फिर से वापस कम होने लगेंगे, D7, D8, D9। हाँ या ना बोल यार? तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम किस में मिलेंगे? D5 में मिलेंगे। तो एक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वाला फंडा भी क्लियर हो गया। तो जैसे अगर तुमको बोला कि भाई बताओ Fe2+ में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, तो लिखा मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s03d6, D6 है तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नहीं, 10 में से 6 घटा दो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिल जाएंगे? 4 मिल जाएंगे। बोलो यार, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे। सही है। Fe3+ है, D5 है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 5 हो जाएंगे। इसमें देखो D3 है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 3 हो जाएंगे। D6 है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, D6 में बोलो 10 में से 6 घटा दो तो 4 हो जाएंगे। D8 है, D8 10 में से 8 घटा दो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स 2 हो जाएंगे। समझ पा रहे हो क्या? सीधा सीधा देखो स्पीड कैसे बढ़ जाएगी तुम्हारी। ठीक है, चलो तो एक एग्जांपल करवा देता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल करवा देता हूं। कंपेयर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Fe2+, Ni2+ एंड Cobalt3+। Fe2+ में, Ni2+ में एंड Cobalt3+ में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर करना है। तो Fe बस एटॉमिक नंबर देख लो, 26 है। 26 है तो क्या होगा? बोलो 4s2 3d6। हाँ या ना बोलो यार? अरे 26 तो D6। अब Fe2+ है तो क्या कर देंगे? बोलो 4s0 3d6। सही है, ये हो गया अपना Fe2+। और Fe2+ में D6 है तो 10 में से 6 घटा दो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 4 आ गए। तो इसमें आंसर आएगा 4। चलो भाई, पहला हो गया। दूसरा क्या था? दूसरा अपना Ni2+, निकल, लोहे को निगल के 28 है तो क्या होगा? बोलो 4s2 3d8। 28 है ना, तो 3d8। अब Ni2+ है तो 4s0 3d8। Ni2+ में पूछा है। अब D8 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? D8 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या 8 आएंगे? नहीं भाई, 10 में से 8 घटा दो, 10 में से 8 घटा दो तो कितने आ जाएंगे? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? बोलो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। थर्ड वाला देख लेते हैं भाई। कोबाल्ट, लोहे को 27 तो ये हो जाएगा 4s2 3d7। अब कोबाल्ट 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने ना, 3 निकालने तो क्या हो जाएगा? 4s0 और 3d6। अब D6 है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 10 में से 6 घटा दिए, 4। तो पहले वाले में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले में निकल 2+ है ना, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऑर्डर क्या आएगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्डर क्या आया भैया? Fe2+ में जितने आएंगे उतने ही आएंगे Cobalt3+ में, और Ni2+ से ज्यादा आएंगे। क्यों? इन दोनों में 4 है, इसमें 2 है। समझ पा रहे हो? अब उसके अलावा ना एक चीज और है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो आप लोगों ने सुना हुआ एक चीज और आती है, मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या आता है? मैग्नेटिक मूवमेंट। मैं आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का भी जुगाड़ बताता हूं। देखो मैं ये सारे जुगाड़ बता रहा हूं, और ये जुगाड़ आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी काम आएंगे। ये जुगाड़ आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी काम आएंगे। अगला फंडा है मैग्नेटिक मूवमेंट का। किसका? मैग्नेटिक मूवमेंट। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जो म्यू होता है उसकी वैल्यू आती है n × n+2 का √bm। bm मतलब बोर मैग्नेटोन, bm मतलब बोर मैग्नेटोन, bm मतलब बोर मैग्नेटोन। ऑल्दो हमको इससे कोई लेना देना नहीं है, हमको यहां पर देखना है n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब मैंने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो निकालने बता ही दिए, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी आ जाएगा। जैसे मान लो कभी किसी केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए 3। कितने आ गए? 3 आ गए। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आए? 3। तो म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू 3 पुट कर दो तो 3।
इंटू 3+2 कितना हो जाएगा 5 और उसका अंडर रूट, तो √15 बोर मैग्नेटोन, √15 बोर मैग्नेटोन। √16 कितना होता है 4, √16 कितना होता है 4, तो √15 मतलब 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.87 बोर मैग्नेटोन आ जाएगा। समझ रहे हो बात, नहीं समझ पा रहे हो भाई? मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है मान लो 1, किसी एक एग्जांपल में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 दिखाई दे रहा है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 1 इंटू 1+2 3 और उसका अंडर रूट √3 यानी कि 1.73 बोर मैग्नेटोन। सही है, 1.73 बोर मैग्नेटोन। बात समझ में आ रही है? तो अब एक और जुगाड़ बता रहा हूं, देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 थे तो 3 पॉइंट समथिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग। देखो अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी 1 इंटू 1+2 3 और उसका अंडर रूट √3 यानी कि 1.73। देखना भाई, ध्यान से देखना है ना, सब चीजों का जुगाड़ है अपने पास में। कौन कहता है केमिस्ट्री बोरिंग है? म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 2+2 4 उसका अंडर रूट, मतलब √8 की वैल्यू 2.82। n की वैल्यू 3 पुट कर दो, n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे तो म्यू की वैल्यू 3 इंटू 3+2 5 √15 मतलब 3.87। 4 पुट कर दो, n की वैल्यू क्या कर दो 4 पुट कर दो, तो म्यू की वैल्यू 4 इंटू 4+2 6 उसका अंडर रूट √24, √24 कितना हो जाएगा, √25 से थोड़ा कम मतलब 4.92। क्या समझ में आया? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो 2 पॉइंट समथिंग, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है तो 3 पॉइंट समथिंग, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 होगा तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। एग्जांपल करवाता हूं, मान लो तुमको म्यू की वैल्यू दे दी 5.93 बोर मैग्नेटोन, तो क्या आप बता सकते हो कि कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। म्यू की वैल्यू 5.93 है तो बस ये पहला नंबर देख लो, 5 है तो मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 आया ना, बोल यार। सही है, अब एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। Fe2+ है, तुमको बोला कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करो, तो आयरन कितना था बोलो 26, तो ये 4s2 3d6, 4s2 3d6। Fe2+ हो जाएगा 4s0 3d6, d6 है, क्या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 आएंगे? नहीं भाई, d6 है, बोलो बोलो बोलो, अरे d6 तो 10 में से 6 घटा दो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4। अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 है तो म्यू की वैल्यू 4 पॉइंट समथिंग आएगी। अब ऐसे कैलकुलेट करनी है तो कर भी सकते हो, 4 इंटू 4+2 6 का अंडर रूट, 4 इंटू 6 का अंडर रूट, 4 इंटू 6 का अंडर रूट √24 मतलब 4.92 आ जाएगा। तो ये अपना हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद में मैग्नेटिक मूवमेंट। उसके अलावा एक दो चीजें और देख लो, मतलब ये चीजें मैं ऐसे ही बता रहा हूं जो आपको D&F ब्लॉक में भी काम आएंगी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी काम आएंगी। उसके अलावा एक चीज और है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक। अब सारी बातें इसी से क्लियर हो जाएंगी, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड हैविंग एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और उनमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर होगा। मतलब n की वैल्यू या तो 1 हो जाए या 2 हो जाए या 3 हो जाए या 4 हो जाए, मतलब 0 ना हो। एंड डायमैग्नेटिक क्या होगा? वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या मिलेंगे? 0। मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। तो ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हो गया। देख लो सारे एग्जांपल्स इससे सोल्व हो जाएंगे। उसके अलावा फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कलर का। कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? कलर का। अगर आप D0 और D10 देखोगे, D0 और D10, तो वो क्या होंगे? कलरलेस होंगे। क्या होंगे बोलो? कलरलेस। लेकिन अगर आप D1 से लेकर D9 तक का कोई भी देखोगे तो वो कलर्ड होगा। D1 से लेकर D9 तक क्या होगा? कलर्ड होगा। और कलर का रीजन क्या होता है? DD ट्रांजिशन होता है। क्या होता है बोलो? DD ट्रांजिशन। एक लोअर एनर्जी की ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर उसकी दाल गलती नहीं है। अरे भाई तुम अपने मामा के यहाँ पे चले जाओगे, फूफा के यहाँ पे चले जाओगे, कितने दिन रुक जाओगे? 2 दिन 3 दिन, बाकी बाद में वापस तो अपने घर ही आना है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन जोश जोश में एक्साइटेड स्टेट में चला तो गया, लेकिन वहां पर ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाएगा। जब वापस आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा, वो एनर्जी विजिबल रीजन में है तो हमको कलर दिखाई देगा। तो कलर का रीजन यही होता है, इसी को डी ट्रांजिशन बुलाते हैं। तो उसके लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अब जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन वाई Cu+ is colorless and Cu2+ is colored. Explain why Cu+ is colorless but Cu2+ is colored. Cu+ जो है वो कलरलेस क्यों होता है? देखो Cu का एटॉमिक नंबर होता है 29, याद करो 29, तो 3d9 होना चाहिए था, लेकिन मैंने बताया था 24 और 29 में एक्सेप्शन है। तो क्या हो जाएगा, 4s2 3d9 होना चाहिए था, लेकिन होगा क्या 4s1 3d10। सही बात है। अगर Cu+ देखोगे तो क्या हो जाएगा 4s0 3d10, हाँ या ना बोल यार, d10 है, मैंने क्या बताया d0 और d10 वाले क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। अरे केमिस्ट्री में कलरलेस का मतलब होता है व्हाइट, कलरलेस मतलब व्हाइट। और यहीं पर अगर तुम Cu2+ देखोगे, क्यूप्रिक आयंस, तो एक इलेक्ट्रॉन और निकाल लो, 4s0 3d9, अरे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालो तो 3d9, d9 है तो कलर्ड हो जाएगा। तो ये कलर्ड होगा। ब्लू कलर के होते हैं यार ये, क्यों, कॉपर 2+, अरे कॉपर सल्फेट बचपन में पढ़ा था, ब्लू कलर का होता है। सही है, चलो ये हो गया। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, स्कैंडियम 3+ बताओ कलर्ड होगा या कलरलेस होगा? तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, साइंस सबसे पहला ये है तो 21 है, तो 3d1, 4s2 3d1। अब स्कैंडियम 3+ है, 3+, सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 4s0 3d0, d0 है, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है डी में, तो कलरलेस होगा यार। क्या होगा बोलो, कलरलेस होगा। समझ में आ रही है बात, अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मैग्नेटिक मूवमेंट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कलर्ड वाले कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 3D सीरीज की। ठीक है, 3D सीरीज, ये 3D सीरीज है अपनी, ये 4D सीरीज है, ये 5D सीरीज है और ये 6D सीरीज है। बोलो सही है, ये अपनी 6D सीरीज है। ओके, तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग वन बाय वन इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता देता हूं। तो डी ब्लॉक जो है वो ग्रुप नंबर 3 से 12 होते हैं यार, इधर की तरफ S ब्लॉक रहता है, उधर की तरफ P ब्लॉक रहता है, तो ये ग्रुप नंबर 3 होता है, ये ग्रुप नंबर 4 होता है, 5 होता है, 6 7 8 9 10 11 12। तो ग्रुप नंबर 3 से 12 तक ये रहते हैं। डी ऑर्बिटल्स हम लोग इनमें फिल करते हैं। F ब्लॉक में बात करोगे तो 4f एंड 5f ऑर्बिटल फिल होते हैं। डी ब्लॉक वालों को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बुलाते हैं। ये ट्रांजिशन का मतलब क्या है? ट्रांजिशन मतलब एक टाइप के लोगों से दूसरे टाइप के लोगों में जाना। भाई ये मान लो बंदे हैं जो X लैंग्वेज बोलते हैं, ये बंदे हैं जो Y लैंग्वेज बोलते हैं। अब जब तुम यहां से यहां पे जाओगे तो जो बीच वाले बंदे हैं वो क्या होंगे? कुछ कुछ उनका एक्सेंट X से मिलेगा, कुछ कुछ उनका एक्सेंट Y से मिलेगा। अरे समझ रहे हो क्या? नहीं समझ रहे हो? बीच वाले जो लोग हैं उनका बिहेवियर कैसा होगा? X जैसा भी Y जैसा। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज जो है वो मिक्सर होगी, इंडिया और पाकिस्तान की जैसी होगी। समझ रहे हो? तो वैसा ही S ब्लॉक वाले मेटल्स होते हैं, P ब्लॉक वाले नॉन मेटल्स होते हैं। तो जब S ब्लॉक से P ब्लॉक में जाते हैं तो बीच में आता है D ब्लॉक। तो डी ब्लॉक वालों की प्रॉपर्टी S और P के बीच में रहेगी, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बुलाते हैं। F ब्लॉक वालों को क्या बुलाते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बुलाते हैं। तो ये वाली बातें भी मैं आपको बता चुका हूं कि F ब्लॉक में लेंथेनॉइड्स होते हैं, एक्टिनॉइड्स होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट आया है ना, ये नाम क्यों आया है और इसका एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। और इस पे भी एक सवाल बनने के चांसेस है, इस पे भी एक सवाल बनने के चांसेस है। भाई वैसे तो ट्रांजिशन मतलब S और P के बीच के हैं, इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल दिए, लेकिन IUPAC ने बोला है
कि ट्रांजिशन मेटल्स आर डिफाइंड एज द मेटल्स विच हैव इनकम्प्लीट डी सबसेल आइदर इन द न्यूट्रल एटम और इन देयर आयंस। मतलब जो डी ऑर्बिटल है ना वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होनी चाहिए। डी ऑर्बिटल क्या होनी चाहिए? इनकम्प्लीटली फिल्ड होनी चाहिए, आइदर इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन देयर स्टेबल एक्साइटेड स्टेट, स्टेबल आयनिक स्टेट। एग्जाम्पल के लिए भाई जैसे तुम बोलो क्रोमियम, तो क्या हो जाएगा 4s1 3d5। क्या इसकी डी ऑर्बिटल पूरी फिल्ड है? नहीं, आधी फिल्ड है, मतलब पूरी तो नहीं है, तो इसको मैं ट्रांजिशन एलिमेंट बुला दूंगा। आयरन है 26, 4s2 3d6। क्या इसकी डी वाली कंप्लीटली फिल्ड है? कंप्लीटली फिल्ड है? नहीं, इनकम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसको भी ट्रांजिशन एलिमेंट बोल देंगे। लेकिन अगर यहीं पर तुम बात करते हो जिंक की, तो 4s2 3d10, 4s2 3d10। अब इसकी जो डी ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। डी ऑर्बिटल क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। तो तुमने बोला कि सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड स्टेट की बात नहीं है। जिंक 30 है, 4s2 3d10। अगर तुम इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो जो कि +2 है, तो Zn2+ में 4s0 3d10। मतलब ग्राउंड स्टेट में भी कंप्लीटली फिल्ड है और आयनिक फॉर्म में भी कंप्लीटली फिल्ड है। कंप्लीटली फिल्ड, क्या बोला? कंप्लीटली फिल्ड, मतलब D10। D10 वाले ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। D10 वाले ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। तो जिंक के बारे में एक खास बात बता दूं, एक खास बात बता दूं। देखो इधर जो अपना जिंक दिखाई दे रही है, ये डी ब्लॉक का तो एलिमेंट है। अरे डी ब्लॉक का एलिमेंट तो है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। दिस इज डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक का तो है, लेकिन क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट है? नहीं है। तो सुनना ध्यान से, डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहने के लिए तो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, हल्का सा डिफरेंस है भाई। जो ये अपने लास्ट वाले जो एलिमेंट्स है ना, कौन से वाले? लास्ट वाले, ये जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये वाले अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट तो होते हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते, क्योंकि इनका कंप्लीटली फिल्ड डी सबसेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, ग्राउंड स्टेट में भी एज वेल एज देयर आयनिक फॉर्म। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? तो तुम बोलोगे सर 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 रुको 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 रुको, कॉपर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? कॉपर की। किसकी बात करते हैं? बोलो, कॉपर की बात करते हैं। तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए भाई, अगर कॉपर की बात करोगे तो 29 था। क्या था? 29। अगर 29 है तो तुमने बोला कि 4s2 3d9 होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 4s1 3d10। तुम बोलोगे सर आप तो पकड़े गए, सर यहां पर भी तो d10 है, तो सर ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी कंप्लीटली फिल्ड है। ये भी क्या है? कंप्लीटली फिल्ड है। सर आपने बोला था अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएगा, लेकिन भैया इसका एक स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +1। कोई बात नहीं है, कर लो। सर यहां पर भी कंप्लीटली फिल्ड है, यहां पर भी कंप्लीटली फिल्ड है। सर अब तो ये बिल्कुल नहीं होगा ट्रांजिशन एलिमेंट, लेकिन कॉपर की एक और ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। क्या होती है? +2, और ये 4s0 3d9 होगा। और ये अगर 4s0 3d9 है तो ये इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गया, और इसी ने इसको बचा लिया। बचा लिया कि नहीं बचा लिया? अगर कॉपर 2+ में d9 हमको नहीं दिखता तो कॉपर को भी हम लोग बोलते कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन कॉपर देखोगे, कॉपर प्लस देखोगे, इसमें कंप्लीटली फिल्ड है। कॉपर 2+ में हमको इनकम्प्लीटली फिल्ड दिख गया, और कंप्लीटली फिल्ड दिख गया तो मैं बोल दूंगा कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। तो क्या डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है? नहीं, आसपास है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो अब सुनो ध्यान से, अब सुनो ध्यान से, अगर कोई डी ब्लॉक एलिमेंट है तो जरूरी है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट होगा? नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये देख लो, जिंक, कैडमियम, मरकरी डी ब्लॉक एलिमेंट तो है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। अगर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है तो क्या जरूरी है कि डी ब्लॉक एलिमेंट होगा? बिल्कुल जरूरी है। किसी ने बोला कि कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है तो गारंटीड है कि वो डी ब्लॉक का ही होगा।
लेकिन किसी ने बोला कि वो डी ब्लॉक का है, तो क्या गारंटी है ट्रांजिशन एलिमेंट होगा? बिल्कुल गारंटी नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं भी हो सकता है। ये वाले देखो, ये वाले डी ब्लॉक के तो हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो डी ब्लॉक में और ट्रांजिशन एलिमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए अब तो। चलो, अब उसके बाद में हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। जनरल क्या, मैंने तो सबका ही बता दिया। तो NS1 से 2, N-1, D1 से 10 हो गया। हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। क्रोमियम और कॉपर में मैंने आपको बताया था, सही है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हो गया। ये देखो, कॉपर में 4s1,3d10 है, क्रोमियम में 4s1,3d5 है। ये सारी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में चलो इनके बारे में बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो, मोस्टली क्या होता है इनमें? टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टी होते हैं भाई। आयरन है, कॉपर है, ये सब मेटेलिक प्रॉपर्टी दिखाते हैं। कौन कौन सी मेटेलिक प्रॉपर्टी? जैसे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी ज्यादा होती है? डक्टिलिटी मतलब वायर बना सकते हैं, मेलेबिलिटी मतलब शीट बना सकते हैं, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कॉपर वगैरह हो गया। मेटेलिक क्लस्टर चमकदार होते हैं। लेकिन जिंक, कैडमियम, मरकरी में ऐसा नहीं होता। उनके लिए मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा कम होता है। जिंक, मरकरी तो इनफैक्ट जो है वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। और कोई चमक वगैरह भी नहीं होती, डल नेचर के होते हैं ये। उसके बाद में बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। इस पे सवाल बन सकता है। मेल्टिंग पॉइंट जो है ना दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट मतलब हमको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कितना टेम्परेचर लेके जाना पड़ेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटल्स में कौन सी बॉन्डिंग होती है? मतलब ये तो सबसे अच्छी आसान बॉन्डिंग होगी, क्या होगी? मेटेलिक बॉन्डिंग। एंड दिस मेटेलिक बॉन्डिंग इज फर्दर प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, क्या बोल रहा हूं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी ही स्ट्रॉन्ग, और जितनी मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग मतलब मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा। तो अपना काम हो गया। अरे भैया, मैंने जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सिखाए हैं, उनका यहीं पे तो सब काम आएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन याद करो, देखो D1 में 1 था, D2 में 2, D3 में 3, D4 में 4, D5 में 5, D6 में 4, D7 में 3, D8 में 2, D9 में 1, D10 में 0। मतलब क्या आपको लगता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे थे? बीच में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या थे? हाईएस्ट थे। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी ऐसा ही कुछ ग्राफ देखने को मिलेगा। देखो एक बार ये वाला ग्राफ। मतलब ज्यादा घबराहट नहीं होनी चाहिए इसमें, ज्यादा घबराहट नहीं होनी चाहिए भाई। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वर्सेस जब हम लोग डी सीरीज में देखते हैं तो D1 में 1 होता है, D2 में 2, D3 में 3, D4 में 4, D5 में 5, फिर D6 में 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ऐसा ही तो होता है। तो देखो इसमें ऐसा ग्राफ दिख रहा है क्या? एक जनरल पैटर्न तो समझ में आ रहा है? अरे बोलो, एक जनरल पैटर्न तो समझ में आ रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा? तो कोई तुमसे पूछ ले कि भाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ बनाओ, एक ऑप्शन दे दिया ऐसा, एक ऑप्शन दे दिया ऐसा, एक ऑप्शन दे दिया ऐसा, एक ऑप्शन दे दिया कुछ ऐसा, तो कौन सा आ जाएगा? ये आ जाएगा। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो क्या? आसान है भाई। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया तो बस अपना सारा काम हो गया। उसके अलावा ये अपनी 5D सीरीज है, ये अपनी 4D सीरीज है, ये अपनी 3D सीरीज है। तो क्या दिखाई दे रहा है? 3D वालों का सबसे कम होगा, 4D का ज्यादा, 5D का सबसे ज्यादा, 5D का सबसे ज्यादा। अच्छा, सबसे कम देखोगे तो किसका सबसे ज्यादा किसका होगा? बोलो। W, टंगस्टन। डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? टंगस्टन का होता है, दिख रहा है। और सबसे कम किसका होता है? सिल्वर का होता है। देखो इधर सबसे कम किसका होता है? वैसे तो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात कर रहा है तो जिंक, कैडमियम, मरकरी को तो इसने इंक्लूड ही नहीं किया। वैसे तो कायदे से मरकरी होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सिल्वर का हो जाएगा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया हो गया काम। उसके बाद में कर लेते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज देखो भाई, ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। ये एटॉमिक साइज जो है वो जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज करती है। जनरली लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या करती है? डिक्रीज करती है। अब यहां पर भी कायदे से तो डिक्रीज ही कर रही थी, लेकिन बाद में बढ़ने लग गई। तो ये बढ़ती क्यों है, इसका रीजन भी पूछ सकते हैं। देखो क्या होता है,
जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो अपना एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से बढ़ता है। एटॉमिक नंबर क्या होता है बोलो, 1 यूनिट से बढ़ता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 यूनिट। तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन बढ़ेगा, अरे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये अपना ऐसे एटम है। न्यूक्लियस में आप क्या कर रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, एक प्रोटॉन ऐड कर रहे हो। न्यूक्लियस में क्या कर रहे हो बोलो, एक प्रोटॉन ऐड कर रहे हो, साथ साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर रहे हो। क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन ऐड कर रहे हो तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगाएगा, तो एटम क्या होते जाएंगे, सिकुड़ते जाएंगे। इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव या फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, सुनना ध्यान से, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है बोलो, जेड इफेक्टिव की वैल्यू यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू क्या होती है बोलो, बढ़ती है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। सही बात है। लेकिन यहां पर देखोगे तो D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ रही है तो वो साइज को कम करेगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक चीज और है, ये मान लो अपना डी सबसेल है, ठीक है, ऐसा इमेजिन करो डी सबसेल है, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन भरा D1, दूसरा भरा फिर D2, फिर D3, D4, D5, D6। शुरू में तो क्या होगा, शुरू में तो क्या होगा कि डी वाले ना आपस में उतना रिपल्सन नहीं दिखाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप D5 पे जाओगे, D6 पे जाओगे, D7 पे जाओगे, क्या होगा, डी वाले ना आपस में भी रिपेल करने लगेंगे। भाई एक घर में मान लो 2-3 बच्चे रह रहे हैं तो वो तो आराम से रह लेंगे, प्यार से रह लेंगे। 4 बच्चे रहने लगे, थोड़ा और तनाव बढ़ने लगेगा। 5 बच्चे, 6 बच्चे, अब एक ही घर में 7-7, 8-8 बच्चे रहेंगे तो यार फिर वो तो आपस में लड़ेंगे ही ना। तुम 2 को रोक लोगे तो उधर 2 लड़ रहे, 3 को रोक लोगे, उनको बिठा लोगे तो उधर कोई और लड़ रहा है, घर के अंदर नहीं तो घर के बाहर लड़ रहे। वैसा ही होता है। D4, D5, D6 तक तो संभल जाता है। D7, D8, डी वाले इलेक्ट्रॉन्स आपस में इतना रिपल्सन क्रिएट करेंगे कि साइज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अरे रिपल्सन हो रहा है तो बढ़ने की कोशिश करेगा ना। तो 2 फैक्टर है लेफ्ट टू राइट जाने पे, जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, साइज को कम करने की कोशिश करेगा। और दूसरा क्या है, रिपल्सन अमंग 3D इलेक्ट्रॉन्स, रिपल्सन अमंग 3D इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करेगा बोलो, साइज को बढ़ाने की कोशिश करेगा। मतलब 2 फैक्टर्स है। तो शुरू में क्या होगा, जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर डोमिनेटिंग रहेगा, क्योंकि शुरू में D1, D2, D3 उतना रिपल्सन होगा नहीं, तो शुरू में तो जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर डोमिनेटिंग रहेगा। तो जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर डोमिनेटिंग है ओवर द रिपल्सन अमंग 3D इलेक्ट्रॉन्स, अमंग 3D इलेक्ट्रॉन्स। तो रिपल्सन जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग है तो साइज कम होती जाएगी। बीच में क्या हो जाएगा, साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव वाला जितना फैक्टर है, रिपल्सन अमंग 3D इलेक्ट्रॉन्स भी उतना ही फैक्टर है, तो साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और लास्ट में क्या हो जाएगा, रिपल्सन अमंग 3D इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ही डोमिनेट कर जाएगा, किस पे, जेड इफेक्टिव पे। रिपल्सन अमंग 3D इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोमिनेट कर जाएगा। पहले जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा है तो साइज कम हो रही है, बीच में क्या हो गया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते तो साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और लास्ट में तो बढ़ ही गई क्योंकि रिपल्सन अमंग 3D इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया। उसके बाद में बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी क्योंकि साइज क्या होती है, कम होती जाती है। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ दीज एलिमेंट्स, वो क्या होगा, सुनना ध्यान से। आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट सबसे कम होगी, फिर आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड, फिर आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड। इसका क्या मतलब है समझाता हूं, सुनना ध्यान से। भाई आप किसी दोस्त से पैसे मांगने गए, क्या करने गए, किसी दोस्त से पैसे मांगने गए। पहली बार पैसे मांगे तो वो दोस्त सोचेगा यार चलो पहली बार मांग रहा है, दे देगा आराम से। आपने उससे पैसे लिए, 2 महीने तक गायब, उस दोस्त का नामो निशान नहीं है, गायब ही हो गए आप एकदम। वो फोन कर रहा है, आप उठा नहीं रहे हो, और फिर 2 महीने बाद में फिर से
अरे भैया क्या बताऊं, मेरे पैर का एक्सीडेंट हो गया था भैया, मेरे को बहुत ही दिक्कत हो गई थी भैया, मेरा बहुत खर्चा हो गया भैया। तो वैसे तो उस दोस्त का गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब आपने ये कहानी सुनाई तो उसको लगा कि अरे यार चलो ठीक है भैया 2,000 और दे दो। तो जब आप दोबारा पैसे मांगने गए हो, पहले वाले चुकाए नहीं है, दोबारा पैसे मांगने गए हो, तो क्या होगा, आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्टिंग करनी पड़ेगी। चलो उस दोस्त ने सोचा चलो ठीक है यार, इसके पैर का एक्सीडेंट हो गया था, चलो दे देते हैं। आप अपने दोस्त ने 2,000 रुपये और दे दिए, आप 1 साल के लिए गायब। 2,000 मिलते ही गायब, 1 साल तक कहीं कोई नामो निशान नहीं है। 1 साल बाद में अरे भैया क्या बताऊं भैया, मेरी बहन की शादी टूट गई भैया, बहन की शादी करवानी थी भैया, मेरी माँ हॉस्पिटल में आई है, वो एकदम ऐसे मूवी टाइप में आपने सीन क्रिएट कर दिया, भैया 5,000 रुपये दे दो और। तो उस दोस्त को लगेगा अरे यार ये तो मांगे जा रहा है। तो अगर वो आप तीसरी बार मांगने गए तो आपको हद से ज्यादा एक्टिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो आपको पैसे देगा। समझ रहे हो, पहली बार मांगने गए कम एक्टिंग करनी पड़ेगी, दूसरी बार मांगने गए ज्यादा एक्टिंग, तीसरी बार और भी ज्यादा। तो वैसा ही एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी देने में करना पड़ता है। पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे आसानी से निकल जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद में एटम छोटा हो जाएगा, साइज कम हो जाएगी, तो उसमें से अगला इलेक्ट्रॉन निकालना है और भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी में होगा। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, ये हो गया भाई अपना पार्ट। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो इस टेबल को देखो, एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, स्कैंडियम। नेम ए ट्रांजिशन मेटल विच शोज ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आंसर क्या आएगा, स्कैंडियम। देखो तुम बोलोगे सर जिंक भी +2 है, सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, लेकिन जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, याद करना, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन दिखाता है, मैग्नीज दिखाता है +7, मैग्नीज दिखाता है +7, कौन से वाले कंपाउंड में, MnO4- में। क्रोमियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है। ठीक है, तो ये बस है हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो भी मैग्नीज दिखाता है। ठीक है, चलो ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाते हैं। उसके बाद में बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, समझा चुका हूं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होगा, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूर मिले। डायमैग्नेटिक क्या होगा, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 0 होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, सब कुछ करवा चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई समस्या, मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू समस्या, सब कुछ करवा चुका हूं। देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 पॉइंट समथिंग, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2 पॉइंट समथिंग, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 पॉइंट समथिंग, 4 है तो 4 पॉइंट समथिंग, 5 है तो 5 पॉइंट समथिंग, 4 है 4 पॉइंट समथिंग। D0 में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D1 में 1, D2 में 2, D3 में 3, D4 में 4, D5 में 5, D6 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या 6 होंगे, नहीं, D6 में कितने होंगे 10 - 6 4 हो जाएगा। D7 में कितने होंगे 10 - 7 3 आ जाएगा। D8 में कितने होंगे 10 - 8 2 हो जाएंगे। D9 में 10 - 9 1 हो जाएगा। D10 में 10 - 10 0 हो जाएगा। D0 और D10 वाले कलरलेस होंगे, बाकी सारे के सारे कलर्ड होंगे। चलो ये कलर की भी बात आ गई, अब फिर कलर की भी बात आ गई। आपको कलर वाले फंडे में लिखना ये है, जब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, हायर एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जब वो वापस आएगा तो विजिबल रीजन में लाइट इमिट करेगा, तो हमको कलर दिखाई देगा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल इज एक्साइटेड टू हायर एनर्जी d ऑर्बिटल, ये एक लोअर एनर्जी d ऑर्बिटल है, मान लो D1 है, ये हायर एनर्जी ऑर्बिटल है D2 है, यहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, वो एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा। जब नीचे आएगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा, फोटोन इमिट करेगा। द एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन करस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। दिस फ्रीक्वेंसी जनरली लाइज इन द विजिबल रीजन। द कलर ऑब्जर्व्ड करस्पॉन्ड्स टू द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब्ड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इज डिटरमाइंड बाय द नेचर ऑफ लिगेंड। जो लिगेंड जुड़ा होगा ना, उसके हिसाब से हम लोग कलर डिटरमाइन करेंगे। चलो बात करते हैं आगे। ये वाला देखो, स्कैंडियम 3+ है, D0 है, कलरलेस होगा। टाइटेनियम 4+ है, D0 है, कलरलेस होगा। Zn2+ है, D10 है, कलरलेस है। बाकी सब में हमको कुछ ना कुछ कलर दिखाई देगा। बस खाली कॉपर का याद रख लो, कॉपर 2+ ब्लू होता है, उसके अलावा ये कलर याद रखने की जरूरत नहीं है। बस पता होना चाहिए कि कौन सा वाला कलर्ड होगा, कौन सा वाला कलरलेस होगा। चलो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में बात करते हैं
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मैंने बताया था ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। रीजन क्या होगा? रीजन होंगे दो। पहला, उनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। पहला क्या होगा? वैकेंट डी ऑर्बिटल। दूसरा, उनकी साइज काफी कम होती है, तो स्मॉल साइज। तीसरा, हाई चार्ज डेंसिटी, उनके ऊपर चार्ज डेंसिटी काफी ज्यादा रहती है, इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत रहती है उनको। ये तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक वाले एलिमेंट जो हैं वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ही ज्यादा बनाते हैं। रीजंस वाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म्स मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, साइज स्मॉल होती है, हाई चार्ज डेंसिटी होती है। चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, ये यहाँ पर लिख के रखा हुआ, कंपैरेटिवली स्मॉल साइज, हाई आयनिक चार्जेस एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी। डी ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स रहते हैं वो बहुत अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। तो कैटलिस्ट कौन होते हैं वो सवाल नहीं पूछेंगे, बोलेंगे डी ब्लॉक वाले क्यों अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। दो रीजन है। पहला, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, मैंने बताया था ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। दूसरा, दे कैन एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं ना, आयरन +2 +3, मैग्नीज देखोगे तो +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक दिखा सकता है। तो दे कैन एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उसकी वजह से भी वो अच्छे कैटलिस्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये दो रीजन है कि डी ब्लॉक वाले क्यों अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। तो दे कैन चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ये है, मोर इफेक्टिव कैटलिस्ट एक ये हो गया, और उसके अलावा उनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। चलो ये वाला पार्ट हो गया। इस एग्जाम्पल में देख लो, Fe2+ एक कैटलिस्ट होता है क्योंकि वो Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट हो सकता है। ये एग्जाम्पल पे आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल यही पूछेंगे कि डी ऑर्बिटल वाले क्यों अच्छे कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया। बाद में बात करते हैं तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो एटम्स का लैटिस होता है। भाई जैसे ये है, मान लो ये कि किसी एटम, किसी जैसे आयरन है ये, तो उसमें छोटे छोटे एटम्स अगर फंस जाएंगे, जैसे कार्बन फंस गया, हाइड्रोजन फंस गया, नाइट्रोजन फंस गया, तो उन एटम्स को हम लोग क्या बोलेंगे? उन टाइप के कंपाउंड को क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड दिखाते हैं? मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, देन प्योर मेटल, वो हार्ड हो जाएंगे, उनकी मेटालिटिक कंडक्टिविटी जो है वो मेंटेन रहेगी, और दे आर केमिकली इनर्ट। ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स दिखाते हैं। चलो बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में एलोय, एलोय बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। 2 or more metals are mixed and a homogeneous mixture is formed. ठीक है, a blend of metals prepared by mixing the components. Alloy may be homogeneous solid solution, जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल दोनों मिक्स्ड रहते हैं। एलोय का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। बेस्ट नोन कौन से होते हैं? फेरस एलोयज होते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जैसे कुछ एलोय का भी पूछ सकते हैं, जैसे ब्रास क्या होता है? ब्रास में कॉपर और जिंक होता है। सबसे लास्ट वाले 2930 ब्रास में कॉपर और जिंक होता है। ब्रोंज में कॉपर और टिन होता है। ब्रोंज मेडल मिलता है ना, जो तीसरे नंबर पे आता है उसको ब्रोंज मेडल मिलता है, तो कॉपर और टिन होता है उसमें। चलो उसके बाद में ये हो गया इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, ये अपना डिलीटेड है। तो अब इसमें मैं आपको एफ ब्लॉक पे और ले चलता हूं। ठीक है, किस पे ले चलता हूं? एफ ब्लॉक पे ले चलता हूं। ठीक है, एफ ब्लॉक पे, एफ ब्लॉक में दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला बनता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा बनता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे तो चांसेस कम ही है, मैं आपको लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बता देता हूं। एफ ब्लॉक में जो लेंथेनॉइड्स होते हैं वो होते हैं 58 से 71, और उसमें अगर आप देखोगे तो साइज जो है ना वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती है। क्या करती है बोलो? मेटल 3+ अगर
+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखेंगे तो साइज जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती है, ठीक है। ये Ce3+ से लेके ऐसे Lu3+ कंटिन्यूअसली डिक्रीज करती है। 58 है, ये 71 है। भाई डी ब्लॉक में क्या था, कहीं ना कहीं कोई एक्सेप्शन दिख रहा था, लेकिन यहां पर कंटिन्यूअसली आपको साइज क्या होती दिखाई देगी, डिक्रीज होती हुई दिखाई देगी। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, नाम देखो, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मतलब लेंथेनॉइड्स की वजह से कॉन्ट्रैक्शन, या फिर लेंथेनॉइड्स में कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना। क्या आपको साइज कम होती हुई दिखाई दे रही है, सिकुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? ये एटम ऐसा होगा, फिर यहां पर देखोगे थोड़ा छोटा होगा, यहां पर देखोगे थोड़ा और छोटा होगा, यहां पर देखोगे और छोटा होगा, यहां पर देखोगे और छोटा, और यहां पर देखोगे तो एकदम ही छोटा हो जाएगा। तो सिकुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? बस इसी को बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसमें आपको ना एक वर्ड जरूर यूज करना है, मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी लिखवा देता हूं। तो क्या लिखोगे? ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स। बस ये वर्ड अगर आपने यूज कर दिया ना, बस बोर्ड्स वाले इसी वर्ड को देखना चाहते हैं, जो बोर्ड में चेकिंग करने जाता है ना, वो बस इसी वर्ड को देखना चाहता है। ड्यू टू, ये वर्ड जरूर यूज करना, पुअर शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज decreases, effective nuclear charge increases while moving from left to right and hence size decreases। उसकी वजह से क्या होगा? साइज कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता जाएगा। साइज क्या होगा? कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता जाएगा। अब इसमें क्या होगा ना यार, एक बात और है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस तो पहला देखो भाई, सुनना ध्यान से, जितना बड़ा मेटल होगा ना, उसका हाइड्रोक्साइड जो है वो उतना ही अच्छा बेस होगा। क्या बोल रहा हूं? जितना बड़ा मेटल वो उतना ही अच्छा बेस, या फिर उसका हाइड्रोक्साइड या उसका ऑक्साइड जो है वो उतना ही अच्छा बेस। ये बड़ा मेटल है, ये छोटा मेटल है। बड़ा मेटल है तो इसका हाइड्रोक्साइड क्या होगा? इट्स हाइड्रोक्साइड इज गुड बेस, इसका हाइड्रोक्साइड क्या होगा? अच्छा बेस होगा। इसका हाइड्रोक्साइड क्या होगा? बेकार बेस होगा। तो आप मुझे बताइए कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स क्या होगा? बड़ा मेटल है, उसका हाइड्रोक्साइड अच्छा बेस होगा, और इधर की तरफ जाते जाओगे तो छोटा मेटल होगा तो उसका हाइड्रोक्साइड क्या होगा? बेकार बेस होगा। इसका लॉजिक भी बता देता हूं। ये बड़ा मेटल है और हाइड्रोक्साइड होता छोटा। बड़ा और छोटा स्ट्रॉन्गली अटैच हो पाएंगे क्या एक दूसरे से? नहीं हो पाएंगे। एक दूसरे से अटैच अच्छे से नहीं हो पाएंगे तो टूट जाएंगे, आसानी से OH- मिलेगा, अच्छा बेस होगा ये। अरे एक बड़ा है, OH- छोटा है, ये दोनों एक दूसरे से अच्छा बॉन्ड बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएंगे। नहीं बना पाएंगे तो आसानी से टूट जाएंगे। आसानी से टूट गया तो आसानी से OH- मिल गया, और आसानी से OH- मिल गया तो मतलब OH- मिलने वाला तो बेस होता है, तो ये अच्छा बेस होगा। ये वाला क्या है? Lu3+, इतना Lu3+ भी इतना और OH- भी इतना, दोनों छोटे छोटे हैं, दोनों छोटे छोटे हैं, तो एकदम जबरदस्त तरीके से एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो क्या बॉन्ड टूट पाएगा इनके बीच का? बॉन्ड नहीं टूट पाएगा। और अगर बॉन्ड नहीं टूट पाएगा तो OH- नहीं मिलेगा, और OH- नहीं मिला तो मतलब कहां से बेस हो गया? तो ये बेस नहीं होगा। तो क्या बोला? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा? लेफ्ट टू राइट जाने पे, क्योंकि साइज डिक्रीज कर रही है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होगा? बोलो, साइज डिक्रीज कर रही है, तो बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड वो भी डिक्रीज करेगा। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, जुगाड़ का भी तरीका मैंने बता दिया और डायरेक्टली याद भी रख सकते हो। बेसिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। दूसरा यार, यहां पर जो होता है ना, साइज ऑलमोस्ट मतलब तुम देखोगे डिक्रीज कर रही है, कोई बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता है,
और कोई बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को भी नहीं मिलता है। ऑलमोस्ट साइज बराबर जैसी है। अगर मैं 3D 4D में देखूंगा ना तो साइज ऑलमोस्ट बराबर सी है, तो उनका सेपरेशन जो है ना वो काफी मुश्किल हो जाता है। मतलब लेंथेनॉइड जो है वो सारे एक जैसे ही है। जैसे चाइनीज पीपल है, उन चाइनीज में आपने किसी एक बंदे को देख लिया आपने अच्छे से देख लिया उसका चेहरा, फिर उसको भीड़ में ले जाके छोड़ दिया, तुम उसको दोबारा पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि चाइनीज सारे एक जैसे दिखते हैं। अरे भाई आपने एक भैंस को देख लिया कि हाँ भाई इसके 2 आंखें हैं, 2 सींग हैं, 2 कान हैं, यहाँ पर ऐसे मुस्कुरा रही है ये वो, फिर उसको एक भैंस के झुंड में ले जाके छोड़ दिया, तो क्या तुम उस भैंस को पहचान पाओगे? नहीं भाई, सारे एक जैसे ही होते हैं। बस वैसे ही है ये लेंथेनॉइड, सारे एक जैसे ही होते हैं, तो इनका सेपरेशन क्या होता है? काफी मुश्किल होता है। इनको सेपरेट करना एक दूसरे से काफी मुश्किल होता है। तो क्या हो जाएगा? सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स इज वेरी डिफिकल्ट। सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये अपना पार्ट हो गया भाई। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, इस चैप्टर में से 3 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो समझने वाला पार्ट है, उस पे अगर आया तब तो आपको करना ही चाहिए, अदरवाइज थ्योरी में से 3 क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। पहला लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में ये वर्ड जरूर लिखना है, पुअर शिल्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। दूसरा, डी ब्लॉक वाले क्यों अच्छे कैटलिस्ट रहते हैं? तो उसका रीजन थे 2, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल एज वेल एज दे कैन एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हो गया। उसके अलावा कि डी ब्लॉक वाले जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं? प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ हाई चार्ज डेंसिटी और वेरी वेरी स्मॉल साइज। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ नई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, मैं उसके लिए अलग से छोटा सा वीडियो बना दूंगा, और जो पीडीएफ है वो मैं यहाँ पर आपको दे दूंगा। मतलब जो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला कमेंट होगा ना, वो पीडीएफ की लिंक ही है, तो वो पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर लेना, कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, वहां से आप लोग पढ़ लेना। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, एंड थैंक यू सो मच, लव यू एवरीवन।